इसी टेस्ट के अंतर्गत दूसरी कड़ी है 8 वर्ष की आयु के लिए विभिन्न प्रकार के बच्चों के लिए प्रश्न। तो 8 वर्ष की आयु के लिए विभिन्न प्रकार के बच्चों के लिए प्रश्न है। तो 20 से 0 तक पीछे की ओर गिनती को कहा जाए तो बच्चा क्या है, सामान्य बुद्धि का है। 20 से लेकर कहा जाए 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 ऐसी अगर वो गिनती कर देता है तो बच्चा 8 वर्ष की आयु का बच्चा ऐसी गिनती कर देता है सामान्य बुद्धि का है। दिन और तारीखों के नाम पूछना, उससे पूछना आज कौन सा दिन है, आज से 4 दिन के बाद में कौन सा दिन होगा, आज जो दिन है उसके बाद में कौन सा दिन आएगा। फिर अगर उसे तारीख पूछा जाए आज क्या तारीख है, आज 10 दिन बाद में क्या तारीख होगी, तो बच्चा कौन सामान्य बुद्धि का है, उच्च बुद्धि। फिर 5 अंकों की बनी संख्याओं को दोहराना, 23,455 23,455 है ये संख्या है, इसको दोबारा उसे अगर वो दोहरा दे तो बच्चा क्या है, सामान्य बुद्धि। 9 सिक्कों को गिनवाना, 9 सिक्के दे देना और उसको क्या इसको काउंट कर दे 8 वर्ष का बच्चा, तो सामान्य बुद्धि का है या उच्च बुद्धि का है। फिर 4 रंगों के नाम बताना, कोरा का हरा है, नीला है, सफेद है, ब्लैक है, काला है, जो भी 4 रंग है उनके नाम बता देना और उसको फिर दोबारा दोहराने के लिए कहा जाए तो बच्चा क्या है, सामान्य। किसी गद्य खंड को पढ़ाना और 2 बातों को याद रखने के लिए कहना कह दे तो बच्चा सामान्य बुद्धि और उच्च बुद्धि कह दे। यानी 8 वर्ष के बच्चे को उल्टी गिनती 20 तक कर दे और दिन और तारीख के नाम बता दे, 5 वर्ष अंकों की बड़ी संख्याओं को दोहरा दे, 9 सिक्कों के नाम बता दे और 4 रंगों के नाम बता दे, तो बच्चा क्या है, सामान्य और उच्च बुद्धि का है। फिर 11 वर्ष की आयु के लिए प्रश्न, निरर्थक कथनों की आलोचना करना। ऐसा कथन जिसका कोई अर्थ ना निकले उसकी आलोचना करवाने के लिए कहा जाए और उसकी आलोचना अगर बच्चा कर देता है तो वो बच्चा कौन सा है, सामान्य बुद्धि का है, साइमन के अनुसार। किसी वाक्य में 3 शब्द प्रयुक्त करवाना, कोई भी वाक्य है उसमें 3 शब्द प्रयुक्त कर दे तो बच्चा सामान्य है और उच्च बुद्धि। 3 मिनट में 60 शब्द कहलाना, 3 मिनट के अंदर 60 शब्द बोल दे तो बच्चा सामान्य है, उच्च बुद्धि। अमूर्त चिंतन, ऐसी वस्तुओं के बारे में चिंतन कराना जिसकी उसके कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर विद्यालय के पहिए लग जाए तो क्या होगा, अगर तुम पक्षियों के तुम्हारे पंख लग जाए तो क्या होगा, ऐसी अमूर्त चिंतन कर दे तो बच्चा क्या है, बुद्धिशाली है। किसी वाक्यों में बेहतरी रखे शब्दों की तरीब में रखना, यानी कोई वाक्य है उसमें बेतरबी से कोई रखा हुआ शब्द है उसको तरकीब से रख दे या तरीब से रख दे तो उसके कौन सा बोलते हैं, सामान्य और उच्च बुद्धि। फिर 15% 7 अंकों को दोहरा दे तो सामान्य बुद्धि का है या उच्च बुद्धि का है। 1 मिनट में दिए हुए शब्दों को 3 प्रकार की लय से निकलवाना कर दे तो सामान्य उच्च बुद्धि। 26 शब्दों से बने वाक्यों को दोहरा दे तो सामान्य और उच्च बुद्धि का है। बिन्ने ने बुद्धि संबंधी किन योग्यताओं को मापने की कोशिश, क्या आपको लगता है बिन्ने परीक्षण विशेष वर्ग के लिए बुद्धिमान है? बिन्ने परीक्षण में भाषाई ज्ञान, यानी कि बिन्ने का साइमन बिन्ने ने जो एल्फ्रेड बिन्ने ने और साइमन बिन्ने ने जो 1905 में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, उनमें किस चीज की जांच की? एक तो पहली जांच की लैंग्वेज की, दूसरी गणितीय योग्यता की, गणित अंकात्मक 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की संख्याओं द्वारा प्रत्यक्षीकरण को बता दे, विभेदीकरण 2 वस्तु लड़का और लड़की के बीच में अंतर करना, समर्थी यानी 3 शब्दों का वाक्य है 4 शब्दों का वाक्य है, तुलनात्मक करने की योग्यता, वजन में कौन भारी है और कौन हल्का है ऐसा बता दे, वाचन करने की योग्यता है, ये आलोचनात्मक किसी निरर्थक कथनों की आलोचना करने के लिए अमूर्त चिंतन संकल्पनाओं को परिभाषित करना आदि योग्यताओं को मापन करने का प्रयास किया जाता है। यह परीक्षण है विशेष वर्ग के लिए अधिक उपयोगी था। बिन्ने तथा साइमन के परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में अभिव्यक्त किया जाए, यानी बिन्ने एल्फ्रेड बिन्ने ने और साइमन बिन्ने जो बुद्धि को आधार मानकर बुद्धि का मापन किया वो चीज क्या थी, मानसिक आयु। परंतु इसके विपरीत टर्मन ने, एक साइमन के और एल्फ्रेड बिन्ने और साइमन के बाद में जो बुद्धि परीक्षण पर जिसने काम किया था वो था टर्मन। उसने बुद्धि परीक्षण साइमन बिन्ने परीक्षण में संशोधन किया, उसने मानसिक आयु के स्थान पर बुद्धि उपलब्धि संप्रत्यय है कंसेप्ट आईक्यू इंटेलिजेंसी पर सबसे ज्यादा जोर दिया और आईक्यू टेस्ट के आधार पर ही बुद्धि का जांच करने लगा। बुद्धि लब्धि आईक्यू, बुद्धि लब्धि को किससे परिभाषित किया उसने, आईक्यू, ये देखो आईक्यू लिखा हुआ है। फिर उसने कहा मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु, क्रॉनिकल एज या शारीरिक आयु जो भी है, ऐसे अनुपात जिसको 100 से गुणा करने पर प्राप्त किया जा सके। इन परीक्षणों में व्यक्तिगत प्रांतों जैसे ये देखो आईक्यू है, बुद्धि लब्धि है, मेंटल एज मानसिक आयु है, बटा क्रॉनिकल एज है वो शारीरिक आयु है गुणा 100। जैसे मान लो उदाहरण स्वरूप किसी बच्चे की मानसिक आयु है 20 वर्ष और क्रॉनिकल वास्तविक आयु उसकी कितनी है 10 वर्ष गुणा 100, 10 इंटू 20 10 2 और 100 200, तो आईक्यू लेवल क्या हुआ, यानी कि
जिस बच्चे की मानसिक आयु 20 वर्ष है और वास्तव में आयु उसकी है 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी निकल कर आएगी? 200 के लगभग निकल कर आएगी। 200 अगर जिसकी बुद्धि लब्धि है तो बच्चा कौन सा है? उच्च बुद्धि का है, होशियार बच्चा है। बिन्ने परीक्षण की सफलताओं के बाद इसमें कुछ कमियां पाई गई, जिन कमियों पर विशेष रूप से वेसलर ने ध्यान दिया। टर्मन के बाद में एक मनोवैज्ञानिक आया जिसका नाम था वेसलर। उसने बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया। जैसे साइमन वाला था और बिन्ने वाला था, टर्मन वाला बुद्धि परीक्षण था। जैसे टर्मन ने क्या संशोधन किया था? टर्मन ने, जैसे साइमन ने तो किस पर जोर दिया था? मानसिक आयु पर। और टर्मन ने किस पर जोर दिया? बुद्धि लब्धि पर। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 100, जैसे मैंने उसकी निकाल कर दिखाई थी। तो इसके बाद में तीसरा बुद्धि परीक्षण पर जो कार्य किया गया वो था वेसलर। वेसलर ने इस परीक्षण द्वारा वयस्क की बुद्धि की जांच ठीक से नहीं लगती। वेसलर ने क्या कमी बताई? बिन्ने के, टर्मन के जो बुद्धि परीक्षण उसमें होता है, इसमें सिर्फ बच्चे की बुद्धि की जांच की जा सकती है। किसी वयस्क व्यक्ति की बुद्धि की जांच करनी है तो टर्मन और बिन्ने और एल्फ्रेड साइमन द्वारा जो बुद्धि परीक्षण निर्माण किया है उससे वयस्क व्यक्ति की बुद्धि की जांच नहीं हो सकती, सिर्फ बच्चे की बुद्धि की जांच हो सकती है। दूसरा, वेसलर ने इस बुद्धि परीक्षण में यह दोष निकाला कि इस परीक्षण में सिर्फ शाब्दिक शब्दों का ही उपयोग किया जाता है, यानी कि वर्ड्स का ज्यादा उपयोग किया जाता है और उनकी उपयोगिता सीमित है। यानी कि सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति की बुद्धि इसमें जांच हो सकती है, अनपढ़ व्यक्ति की बुद्धि की जांच करना है तो इस परीक्षण के माध्यम से संभव नहीं है, जिसका निदान सिर्फ वेसलर बुद्धि परीक्षण द्वारा ही किया जा सकता है। वेसलर ने बच्चों व वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए अलग अलग परीक्षण तैयार किए। जो वेसलर था उसने बच्चों की बुद्धि के लिए अलग परीक्षण का निर्माण किया, वयस्क की बुद्धि की जांच करने के लिए अलग परीक्षण का निर्माण किया। जो वेसलर ब्यूब मापनी या वेसलर ट्यूब के नाम से जानी जाती है। वयस्कों का परीक्षण वेसलर एडल्ट इंटेलिजेंसी स्केल, डब्ल्यू वेसलर, ए का मतलब एडल्ट, आई का मतलब इंटेलिजेंट, एस का मतलब स्केल, यानी कि वेसलर एडल्ट इंटेलिजेंसी स्केल WAIS। तथा बच्चों का परीक्षण वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, डब्ल्यू का मतलब वेसलर, आई का मतलब इंटेलिजेंस, एस का मतलब स्केल, सी का मतलब चाइल्ड, यानी कि वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चाइल्ड। इस परीक्षण में 2 फार्म थे, दोनों फार्मों में 10-10 उप परीक्षण थे। 10 में से 5 परीक्षण तो शाब्दिक थे और 5 कौन से थे? एक्टिवनेस वाले, क्रियात्मक थे। 5% तो शाब्दिक थे और 5 क्रियात्मक, क्रिया करके बच्चों को बताना होता था मिथुन बुद्धि। उसके वेसलर के बाद में जो बुद्धि परीक्षण का इतिहास है उसमें आने वाला है कैटल तथा वॉरेन। कैटल तथा वॉरेन ने अपने शोध में बताया कि व्यक्ति अपने पूरे जीवन अवधि में पहले तरल बुद्धि का उपयोग करता है, फिर ठोस बुद्धि के उपयोग की ओर बढ़ता है। यानी कि वर्तमान के जीवन के प्रारंभिक चरण में व्यक्ति कौन सी बुद्धि का उपयोग करता है? तरल का और फिर ठोस बुद्धि का। जैसे विद्यार्थी आरंभिक वर्षों में बहुत सारी नई चीजों को सीखता है, नई समस्याओं का समाधान करता है, जिसके लिए उसे तरल बुद्धि की नितांत आवश्यकता होती है। वे अनुभवों के आधार पर कुछ ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उनकी शिक्षा बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उनके व्यवहार में आने वाले अनुभव बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे उनके ज्ञान की वृद्धि होती जाती है, वो अपनी दीर्घकालिक स्मृति में संचित सूचनाओं का मात्र पुनर्समन करके, यानी कि दोबारा उनको याद करके उसका उपयोग करके समस्या का समाधान कर लेते हैं। हालांकि बुद्धि परीक्षण काफी प्रचलित हो रहे थे, लेकिन मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में काम आने वाले ये लोग महसूस कर रहे थे कि सिर्फ अंकों, बुद्धि लब्धि के आधार पर बच्चों की मानसिक योग्यता को प्रसिद्ध करना ठीक नहीं है। यह भी विचार नहीं है कि बुद्धि लब्धि वाले व्यक्तियों की मानसिक योग्यताएं भी भिन्न भिन्न होते हैं। आगे चलकर बुद्धि परीक्षणों की आलोचना होने लगी, बुद्धि को लेकर कई सवाल खड़े हुए, जैसे क्या बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक उम्र के अनुसार बदलते रहते हैं? किस सीमा तक एक व्यक्ति एक उम्र के बच्चों की बुद्धि को प्रभावित करने वाले अंतर हो सकता है? क्या अनुवंशिकता बुद्धि को प्रभावित करती है? क्या वातावरण बुद्धि को प्रभावित करती है? इनके बारे में हमें आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।